मैं मीटिंग को लॉक करूंगा। मीटिंग को लॉक करूंगा मैं। प्रिपेयर्ड रहें कि कुछ अनवांटेड प्राणी घुस रहे हैं। नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही तरह बदतमीजी में आ रखे हैं। वैसे तो अब वो कुछ खैर शायद कर नहीं पाएंगे। चलो, ये क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ, ये मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन हुई? चलिए, क्या कुछ बच्चे थोड़े गलत तरीके के अपने नॉर्मल आईडी पे क्लास चल रही है ना, ये वाली। चलो बेटा, सिर्फ डिस्कशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ डिस्कशन होगा। ओके। स्टार्ट करें क्या? शैल वी स्टार्ट द क्लास? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बाय। चलो।
DPP A31 शायद। स्क्रीन शेयर है, ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सब? ठीक है, चलो स्क्रीन भी शेयर आ गई है, स्क्रीन भी शेयर है। ओके, चलो DPP A31 फटाफट बोले। 1 to 5 बेटा सिर्फ डिस्कशन होगा, और वो भी मोस्टली DPP का ही हो पाएगा, पहले बता रहा हूं। DPP का हो जाए वही बड़ी बात है। चलो 1 to 5 में बोले क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड बताने जैसा नहीं है, नो थ्योरी बेटा, आप टाइम वेस्ट ना करें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, चलो। ओ देखो ऐसा है, बताने लायक सवाल ही बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रो की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, शीट का एग्जाम्पल है ये। इलेक्ट्रो की शीट एंड क्लास एग्जाम्पल है ये। तो कोई भी टाइम पास एक्टिविटी नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फालतू टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, ओके। क्या है कि, चलो ठीक है, फोर्थ पर आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। या आपने -q और 2 टू डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ऑन सरफेस ऑफ टू शेल्स ऑफ रेडियाई r एंड 2r। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या हुआ आपके पास? देखो टोटल में क्या क्या आया। टोटल में आपके पास बनी एक तो सेल्फ एनर्जी, ये बनी सेल्फ 1, ठीक है। फिर ये आपके पास बनी सेल्फ 2, टोटल एनर्जी के अंदर सेल्फ 1 सेल्फ 2। और एक क्या बन रही है, ये U12 बन रही है। ये एनर्जी क्या बन रही है? बन रही है U12, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी बिटवीन दी शेल्स कितनी होगी, इनके बीच वाली कितनी है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लें? इनके बीच वाली निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करें? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का, बस, ठीक है। गॉट इट? SSDD1। चलो नेक्स्ट। सिर्फ कैपेसिटर से इसका आंसर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड है। कैपेसिटेंस के अंदर आपको, कैपेसिटेंस के अंदर, और वैसे भी बेटा ये कंडक्टर सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ शेल दिए गए हैं। ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलें। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक मिनट। वैसे 5 में vertical are having friction coefficients, the platform will move with constant, select the correct alternative। ठीक है, मूविंग विद रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म चल रहा है, आर हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स, ठीक है, इनके पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। आपके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दे रखा है। स्टॉप आफ्टर रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म कर लें। तो प्लेटफॉर्म फ्रेम में अगर आएंगे तो हमें कौन कौन से फोर्स लगाने में, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? ये मूव किधर, अच्छा हाँ ठीक है, ये देखो बिल्कुल। तो ये एक्सेलरेशन जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है राइट साइड, ये एक्सेलरेशन दे रखा है राइट साइड, ए नॉट। तो इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, एम ए नॉट,
तो अब देखो जरा, एक्चुअली क्या, देखो यहां पर ये एक सरफेस 1 है और ये एक सरफेस 2 है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या होने वाला है समझो जरा, ये एम ए नॉट इधर आ रहा है, तो इस पर एक फ्रिक्शन तो इधर से लगा, एक फ्रिक्शन तो इस पर इस तरफ से लगा, इस वाली सरफेस से फ्रिक्शन लगा F1। वो F1 क्या बनेगा, म्यू ऑफ वॉल इनटू एम ए नॉट, क्योंकि ये एम ए नॉट किसके बराबर आएगा, नॉर्मल के। और एक और जो फ्रिक्शन लगेगा, एक और जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस पर एक और फ्रिक्शन लगेगा इसके नीचे वाली सरफेस पर, वो नीचे वाली सरफेस पर लगेगा F2। तो F2 जो लगने वाला है वो तो क्या लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड क्या होता है, mg, बस। ठीक है, तो चाहे तो SS/DD2। तो इससे इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहां से इसका क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। ये दो फ्रिक्शन लगाने हैं बस, ये केयरफुल रहना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट बोले 6 to 10। सिक्स में डायरेक्शन सिक्स में डायरेक्शन ए कभी भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन, एक मिनट रुको जरा, सिक्स में ए या ए डैश, एक मिनट रुको देखने दो जरा। स्केच बिलो शोज इक्विवेलेंट सर्फेस बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स that are shown in black। एक मिनट रुको, some points are in the equation here, the conductors are marked as placed at point E। बेटा चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी तो हो सकता है, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए ए या ए डैश कुछ भी हो जाएगा ना, चार्ज पार्टिकल तो रखा है बेटा। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ। सेवेंथ में क्या हो रहा है आपके पास, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हेलो 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 प्रिंस सूर्या। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे ना हम तो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे ना हम तो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। अब चार्ज कैसा है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके ऊपर फोर्स डिपेंड नहीं करेगा क्या। ये असली प्रिंस सूर्या पूछ रहा है क्या मुझसे, बेटा पोटेंशियल वैल्यू से क्या करना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएगा चार्ज को तो। चलो नेक्स्ट देखिए भाई। हाँ, सेवेंथ भी बताना है क्या, सेवेंथ का सी डी, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड। एक मिनट रुको जरा, बिटवीन टू कंडक्टर्स सम पॉइंट्स आर, ठीक है। देखो हमें समझ तो आ रहा है कि एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकल रही है, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और दूसरे पर एंड हो रही है। तो एक से तो निकल रही है, अलोंग द फील्ड लाइन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, ये उल्टा चल रहा है। फील्ड लाइंस यो बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज कैसा है, एक पर, तो दोनों पे चार्जेस कहेंगे, एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बस। ठीक है ना भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द फील्ड, ये आ गया डी ऑप्शन। तो स्फीयर की कैसे निकालेंगे बेटा, स्फीयर की थोड़ा निकाल पाएंगे, स्फीयर की थोड़ा निकलेगी। यहां पर तो फिर भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां पर तो डिस्टेंस कांस्टेंट, इसने ये डी कांस्टेंट है, तो मेरे पास डेल्टा वी बराबर क्या बन गया, ई डी बन गया। इसके पास में डिस्टेंसेस थोड़ा कांस्टेंट रहेंगे, तो यहां पर आप निकालेंगे कैसे, यहां पर आप ई निकाल ही नहीं पाएंगे इसके पास। ठीक है, प्लेट का भी तो बेटा, प्लेट का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है ना बेटा। ई की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगी। एक मिनट रुक जाओ, क्यों मैं यहां से सिग्मा का आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, देखने दो। कंडक्टर है क्या, चार्ज कंडक्टर्स है बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चार्ज कंडक्टर्स है ये, दीज आर चार्ज कंडक्टर्स। तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज कंडक्टर है बेटा, ध्यान दो, कंडक्टर है। ये सारे डिफरेंस क्लास में बताए गए हैं, प्लेट क्या होती है, शीट क्या होती है। तो कंडक्टर का मतलब तो क्या मानेंगे हम, कंडक्टर मतलब तो क्या बन गया, उसके पास क्या है, दो शीट्स हैं,
कंडक्टर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले 6, 7, 9th, 10th। 9th और 10th कोई डाउट? डन, खत्म करें। 9th, वो बेटा एक का होगा तो यहाँ तो ई नेट आएगा ना बेटा। ई नेट तो सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यार देखो, अगर आप ये सोचो कि ये इस क्लास में मैं प्लेट या शीट का कंफ्यूजन दूर कर सकूं तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ, कि हम प्लेट या शीट के कंफ्यूजन को दूर कर सके। भाई ई की वैल्यू कितनी आ रही है? ई तो सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना। तो बेटा कैसे हो, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो चार्ज अपोजिट कैसे हैं। अच्छा ये देखें जी, ये देखो भी बेटा चिन्ह में इधर से फील्ड लाइन निकल रही है क्या? अच्छा ये समझो, यहां से फील्ड लाइन बाहर आ रही है क्या? इस प्लेट से फील्ड लाइन बाहर आ रही है और इधर जा रही है। ये तो दिख रहा है ना हमको। ये वाली लाइन देखो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है इसके। और यूं भी देखो, अगर आप डायग्राम तो देखो, यहां तक तो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर चल रही है ऐसे, और फिर यहां जाकर के कुछ ऐसे घूम जाएंगी। यहां पर कुछ ऐसे टर्न कर्व बन रही है, यहाँ पर एक कर्व बनेगी। तो एक से तो स्टार्ट हो रही है बेटा, एक पर एंड हो रही है। तो कहां से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे क्या होगी? एंड होगी। यही तो होता है। अगर ये वाला स्क्वायर यहाँ नहीं होता, ये स्क्वायर यहाँ नहीं होता, तो ये फील्ड लाइंस कहां तक जाती? अगर ये स्क्वायर यहाँ नहीं होता तो ये फील्ड लाइंस कहां तक जाती? ये स्फीयर इन्फिनिटी तक जाती। पर ये यहाँ क्यों एंड हो रही है? क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? एक नेगेटिव चार्ज आ गया, बस। ठीक है, चलो क्लियर। 9th कोई पूछ रहा है, चलो 9th में देखें जरा। 9th में देखें, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट लार्ज शीट दे दी, सरफेस डेंसिटी दे दी। ठीक है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, रेडियस 20 is placed in front of sheet। ठीक है, पॉइंट चार्ज is placed at the center of force on point charge due to shell is। चलो एक बात बताओ जरा हमको सोच के, ये जो पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है Q, ये Q इनसाइड कैविटी है, ये Q है आपका इनसाइड कैविटी। ठीक है, तो इस पर एफ नेट क्या होगा? इस Q पर, इस Q पर एफ नेट ड्यू टू आउटर्स, एफ नेट ड्यू टू आउटर चार्जेस। आउटर चार्जेस क्या बनेंगे भाई? ड्यू टू आउटर चार्जेस। आउटर चार्जेस क्या क्या बनेंगे? आउटर चार्जेस में आएंगे, एक तो आपके पास इसका वाला चार्ज, और एक जो इसकी आउटर सरफेस पर आया, Q इंड्यूस्ड आउटर सरफेस, OS आउटर सरफेस। तो फोर्स ड्यू टू आउटर चार्जेस, दैट इज, एक तो ये आपका सिग्मा वाला चार्ज, दैट इज सिग्मा एंड Q इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस, ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो क्या पूछ रहा है? फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू शेल पूछ रहा है। तो ये नेट 0 है, तो इस नेट में किस किस से कारण आ रहा है? तो दिस इंप्लाइज फोर्स ड्यू टू शीट, ड्यू टू शीट है ये, है ना, ड्यू टू, प्लस फोर्स ड्यू टू अरे यार, प्लस फोर्स ड्यू टू, और दिस ड्यू टू शेल, फोर्स ड्यू टू शेल। कौन सा पार्ट? आउटर सरफेस का, वो कितना आया? 0। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन इस शेल में तो दो जगह इंडक्शन होगा, इस शेल में अंदर भी तो इंडक्शन आएगा, पर अंदर वाला इंडक्शन सोच के देखो, अंदर वाला इंडक्शन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा।
अंदर वाला इंडक्शन सिमेट्रिक आएगा तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। बिल्कुल, अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक आएगा, वो इफेक्ट करेगा नहीं, उसके कारण नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। गॉट इट? तो फोर्स ड्यू टू शीट जितना है उतना ही फोर्स ड्यू टू शेल आ गया। प्रॉपर यूज ऑफ कंडक्टर थ्योरी है बेटा ये तो। हाँ, यूज ऑफ कंडक्टर थ्योरी, बिल्कुल। नो फोर्स बाय इनसाइड इंडक्शन। चलो नेक्स्ट बोले भाई। ये एडवांस वाली लगती है आपकी, हाँ तभी पूछ रहे हो। चलो खत्म करें। 831 कंप्लीट, ये लिख लो बोले, यहाँ पे लिखना है तो आपको SSDD3। चलो, तो 831 कंप्लीट। नेक्स्ट। हाँ तो 10-10 मिनट लगेंगे और क्या, अब तो वैसे भी मेंस की है, मेंस में तो कितना ही टाइम लगता है। चलो भाई 832। हाँ जी भाई 832 पर आ जाएं। डीपीपीज तो देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, डीपीपीज तो इसलिए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, मोर स्ट्रॉन्ग बेसिकली। किसी को ये लग रहा हो, किसी को ये लग रहा हो कि मेरे वीक कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे, तो वो डीपीपी से नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। चलो क्वेश्चन 1 to 5 जल्दी बोले, 1 to 5, क्योंकि ये तो डिस्कशन मान के चलो कि एक्स्ट्रा हो रहा है, डीपीपी का डिस्कशन तो प्योरली एक्स्ट्रा है, वरना ऑनलाइन में तो इसकी कोई वो है ही नहीं कंपल्शन। हाँ भाई 1 to 5। ठीक है, थर्ड कोई पूछ रहा है। देखो बेटा थर्ड में, चलो थर्ड में ध्यान दें। क्वेश्चन थर्ड में देखें जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लॉजिक समझो। विद इनिशियल पीरियड इनफ टू क्रॉस द ओरिजिन। अरे यहां कहीं पर समझो, यहां कहीं पर इस पर देखो 2Q और -Q। तो 2Q तो क्या करेगा, ये 2Q वाले चार्जेस तो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। लेकिन -Q वाले चार्ज क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। -Q वाले चार्ज क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कोई पॉइंट P है, इसके जब इधर आ जाओगे, इसके जब इधर आओगे इस एरिया में, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो हमें तो इस P तक पहुंचाना है बस, हमें तो बस यहां तक पहुंचा देना है बस। उस P को फाइंड करना है जहां पर कि F क्या हो जाए, उस P पर क्या होगा, F इक्वल टू 0। इस P को फाइंड करना है और हमें कहां तक पहुंचाना है, P तक। अरे यार ऐसे सवाल करने के तो बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने इस तरह, ग्रेजुएशन के अंदर भी करा था। बिल्कुल बिल्कुल, V ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जस्ट जो पहुंचाना है वो आपको इधर तक पहुंचाना है बस। ठीक है ना अभी? ओके, ये चाहो तो देख लो, किसी को पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ ले। SSDD4। चलो नेक्स्ट बोले भाई। DD बंद कर देता हूँ उसको, चलो फिर से। DPP है ना, ये नई DPP है ना, DPP 832। चलो नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ में क्या हुआ भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एज्यूम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। Gravitational field, just like electric lines of force, represent electric which of the following gravitational field lines for a pair of point mass shown in below। ठीक है बेटा, समझो इस डाउट को क्लियर करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये देखो, ये एक मास m, ये एक मास m। अतः इमेजिन करो यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। तो नेट फील्ड कहाँ आ रहा है, नेट इधर आ रहा है ना बेटा, बस चेक कर लो। तो क्या आंसर बचेगा, सी। ये आंसर तो गलत हो गया। ये देखो इधर, अगर इधर फील्ड है, अगर इधर फील्ड है तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, अगर इधर फील्ड है तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, यूं आएंगी फील्ड लाइंस, टेंजेंशियल जाएगा ना उसके, बस। ठीक है, यही तो है सी और डी के अंदर। बेटा प्रिंस थोलिया गलत चीज पूछ रहे हो, एक एक चीज आपको जितनी ईमानदारी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई है ना बेटा, एक एक टेंजेंट का पर्पस समझाया आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, फिर गलत बात है यार।
ठीक है ना भाई? हाँ, चलो नेक्स्ट बोले भाई। 10 तक फटाफट, अप टू 10। एट्थ कोई पूछ रहा है, 6 to 10। वो मैं कहूँ कि तुम कैसे पूछ रहे हो, वही मैं कहूंगी, ये डाउट तुम कैसे पूछ रहे हो। ठीक है, चलो। क्या मजाक थी। अरे वो पूछ के निकल जाते हैं बाहर। एनीवेज चलो। हाँ भाई, एट्थ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट कोई पूछ रहा है, वीडियो पिन कर देते हैं, बिल्कुल वीडियो पिन करना तो जरूरी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा एट्थ में क्या पूछोगे? हो गया है तो जाओ। देखो ऐसा है भाई, ये पढ़े लिखे, ये समझदार लोगों के लिए प्रिकॉशन है। अगर आपको अपने नाम का कोई और दिखे, अगर आपको अपने नाम का कोई और दिखे, वैसे मीटिंग लॉक कर रहा हूँ एक बार, मुझे मीटिंग एक बार लॉक करनी पड़ेगी, तो नाम बदल लें। क्योंकि शायद कुछ लोग बदतमीजी के मूड में, उनको अभी पता नहीं है कि यहाँ पर एक ऑप्शन रिपोर्ट का भी होता है, वो मैं करना चाहता नहीं हूँ। हम्म, वो रिपोर्ट वाली चीज मैं करना चाहता नहीं हूँ, वरना आईपी एड्रेस अगर ट्रेस हो जाएगा ना तुम्हारा बेटा। हाँ, इनको क्या अभी पता नहीं है कि इसमें एक रिमूव होता है और एक रिमूव एंड रिपोर्ट होता है। चलो अगला बोलो। हाँ वो मैं समझ गया, एट्थ वाला सवाल कोई टाइम पास कर रहा है। तो जिसको भी दिखे कि उसके नाम का कोई और आ रखा है, अपना नाम चेंज कर ले, वो बेटर है। अपना नाम बदल लो, ये समझदार लोगों के लिए है। चलो नेक्स्ट। 11 से 15, 11 से 15, क्वेश्चन 11 to 15। चलो, हाँ भाई 11 नंबर कोई पूछ रहा है। 11 नंबर बेटा, ये तो बेसिक सवाल है आपके इलास्टिसिटी का। H2 is H2 when the length of each wire is 4 meter. On applying same increase in the length of the thin wire will be। ये तो बेटा ये फॉर्मूला है ना, y इक्वल्स टू, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू y बराबर क्या है, स्ट्रेस डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल कितना बनता है, डेल्टा एल की वैल्यू आती है ए वाई, सॉरी, डेल्टा एल की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा एल की वैल्यू बनेगी एफ बाय ए वाई इंटू एल, बस। ठीक है, चलो। बेटा ऐसे क्यों लाइन से पूछ रहे, 12 नंबर? लाइन से तो बताऊंगा नहीं मैं, 11 नंबर हो गया, 12 तो छोड़ूंगा, 13 पर आ जाओ पहले। हाँ, एक ना सॉल्यूशन देख ले, किसी को देखना हो तो, SSDD2, DPP832। हाँ, चलो अभी 13 नंबर, इसलिए तो मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ कि भाई छोटे मोटे डाउट्स अपने वहीं से क्लियर कर लो। The work performed by electric forces in this process: spherical radius R1 expanded to R2। तो बेटा क्या निकालना है आपको, सिर्फ U सेल्फ फाइनल माइनस U सेल्फ इनिशियल, खत्म। और इलेक्ट्रो का फोर्स पूछ रहा है, वो वर्ड डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। तो WFE जो होता है, WFE इज बेसिकली U इनिशियल माइनस U फाइनल।
तो ये बाहर एक माइनस का, बस ठीक है, खत्म। चलो, SSDD3। आपको सॉल्यूशंस मिल गए हैं क्या डीपीपीस के? हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डीपीपीस के सॉल्यूशन मिल चुके हैं क्या? क्या बात कर रहे हो, डाल दिए क्या इन लोगों ने? रेजो सर पे सॉल्यूशन डाल दिए गए हैं क्या फाइनली? डल गए हैं क्या रेजो सर पे सॉल्यूशंस? फिर तो यूज करो यार। तो क्यों नहीं देखते हो, पागल हो क्या? डीपीपी सॉल्व कहां से होंगी तो फिर इतनी सारी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छा काम करा इन्होंने अगर डाल दिए हैं तो। डल गया ना यार, बहुत ही बढ़िया है बेटा, हाँ बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, अभी गाइड कर दूंगा अब तो मैं अगली क्लास से। चलो 16 से 20, 16 से 20 बोले भाई, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हाँ, नहीं, चलो मैं अगली क्लास में बात करूंगा, आज तो मैं शॉर्ट ऑफ टाइम हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 20 में 15th में फाइंड द कांस्टेंट के। हाँ बेटा के, इस के की वैल्यू अगर सीजीएस में जाते हो तो सीजीएस में इसकी वैल्यू आती है 1। थ्योरी पढ़ लो इलेक्ट्रो की, इलेक्ट्रो थ्योरी देख लो शीट से। ये कूलम्स लॉ की थ्योरी स्टार्टिंग फ्रॉम शीट देख लो एक बार, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अरे बेटा ये जो के है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला है। ये के जो है ना आपका, ये वाला के है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया। ये लिख रहा है ना यहाँ पर कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट के की बात कर रहा है। ये 1/4πε0 की बात नहीं कर रहा है, ये उस कांस्टेंट के की बात कर रहा है जो प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, 16 से 20 बोले भाई, 16 से 20, 17। टाइम पीरियड विल बी, क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, टॉर्क क्या लगेगी उस फोर्स के कारण? ये एक प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज वर्टिकली, ये ठीक है, आपने यहां पर आपने फिक्स कर रखा है एक माइनस क्यू, ये आपने हैंग कर रखा है एक प्लस क्यू, ये तो फिक्स जगह है। फोर्स लगेगा इसी के अलोंग, डेरिवेशन पे जाओ बेटा, ये फोर्स ऐसे लगेगा। तो टॉर्क क्या आएगी, पी पॉइंट ले लें हम, तो टॉर्क अबाउट पी क्या आएगी, 0 ड्यू टू एफ। तो टॉर्क अबाउट पी ड्यू टू सिर्फ क्या बची, mg बची बस, नेट्स इट, तो सिर्फ mg की टॉर्क आ जाएगी। यार भाई तो इसको रटना छोड़ना है बेटा लॉजिक, फोर्स का डायरेक्शन भी तो देख, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, ये वो चीज, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा है भाई, यहाँ कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा चल रहा है बेटा। चलो, हाँ एक मिनट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बोले 18 19 20 तक, अभी 18 19 20 में 19th कोई कह रहा है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, स्फेरिकल शेल हैज मास m, पॉइंट मास इनसाइड। अबे ड्यू टू शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इनसाइड, ड्यू टू शेल 0। क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो, बेसिक थ्योरी। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। क्लास में बात करूंगा डीपीपी सॉल्यूशंस के बारे में, बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत जरूरी काम हुआ है। चलो नेक्स्ट, नहीं बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करेंगे भाई। 8:33 पर आ जाएं।
हम्म 833 125। प्रिंस जरा ढंग से पढ़, प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे आंसर। क्वेश्चन 125, आराम से आराम से। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो अभी थर्ड में क्या हुआ, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट, एक एक करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा उसका सवाल है आपका, डायमेंशंस का सवाल है ये वाला, ये डायमेंशन यूज है। हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इजी सवाल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एस एस DD1, DPP 833। चलो फोर्थ, देखो भाई फोर्थ में क्या, फोर्थ में ये FBD बनेगा क्या? इतना लेट क्यों बताते हो बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 11th क्लास का सवाल है ये समझ लो तो सॉल्यूशन देख ले बस, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। वो भी तुम पढ़ने वाले बच्चे पूछ लो इसलिए बता रहा हूँ। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। ये कह रहा है इन व्हाट ए शुड सो दैट प्लैंक डज नॉट मूव, प्लैंक मूव ना करे। तो सोच के देखो ना, प्लैंक मूव ना करे तो प्लैंक पर फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर। तो आदमी पर फ्रिक्शन किधर लगाओगे? नीचे। तो आदमी एक्चुअली पता है कहां जा रहा है? आदमी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, इस पर mg sin थीटा भी कहां लगेगा? मास कितना है? आदमी का मास है स्मॉल एम, तो ये लगेगा स्मॉल mg sin थीटा। ये है लॉजिक, ये है लॉजिक। क्योंकि इस रॉड को रोकने वाला एक ही फोर्स है, वो है आदमी और इसके बीच का फ्रिक्शन। तो ये इसका मेन लॉजिक है, SSDD2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फोर्थ पर आ जाए, देखो जरा फोर्थ में। हाँ भी फोर्थ में पहले तो FBD समझे हम। ये देखो फोर्थ में पहले तो अगर हम FBD समझना चाहें, ये आपका कोण, इस कोण पर आपने लगा दी रिंग। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, रिंग लगी इस पर, एक तो लगेगा ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर DN, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 भी रहेगा। तो आप किसके कंपोनेंट्स करेंगे? कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको mg के, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। तो ये DM मास की रिंग ले ली हमने, एक छोटा सा ये वाला पोर्शन DM ले लिया। तो इधर की तरफ जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? DMg cos थीटा, ये लग रहा है आपके पास DMg cos थीटा। अब सोच के देखो ना सारे मासेस, ये रिंग, इस रिंग पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये वाला है, हर पोर्शन पर ये वाला फोर्स अनबैलेंस्ड है, DMg cos थीटा, ये वाला। तो आपको तो कौन से, इसके कौन से कंपोनेंट जोड़ने हैं? आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ लें। कंपोनेंट से क्या जोड़ लें? कंपोनेंट्स। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन इज जी कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? फोर्थ का बी। हेलो, ठीक है भाई, यही तो अनबैलेंस फोर्स है अलोंग दी, किसके अलोंग? अलोंग दी कोन। ये वाला फोर्स आपका अनबैलेंस्ड है, तो यही तो मूव कराएगा इसको, यही मूव कराएगा। तो सबके कंपोनेंट्स कौन से वाले? वर्टिकल वाले कंपोनेंट जोड़ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रिंग कहां जाएगी? नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरा पार्ट आया आपके पास, दूसरा पार्ट है इसका, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, वर्क कौन कौन कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आपके इलास्टिक रिंग है, इसको स्प्रिंग मान लेते हैं, इसको स्प्रिंग मान लूं। तो वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाए? 0। ठीक है ना भाई? एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा हाफ के XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर।
दिस इज योर वर्क डन बाय स्प्रिंग। और x जो आएगा बेसिकली सोच के देखो, x क्या चीज बनेगी, x इज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो ये देखो जरा, आप ये लॉजिक लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया, ये आप टेन थीटा देख लें। ठीक है, हाँ। तो सरकम वो जो एलोंगेशन आएगा वो एक्चुअली कैसे निकालेंगे हम, वो जो एलोंगेशन वाला पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, मान लो फाइनली बी हो गया माइनस 2 पाई ए हो गया। Got it? तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इसकी इनिशियल पोजीशन मान लें, ये इसकी इनिशियल पोजीशन मान लूं, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ये तो क्या बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया W बाय ग्रेविटी, और ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया माइनस WSP। ठीक है, तो SS/DD3। हाँ एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन समझो ना, ये देखो ये फोर्स लग रहा है इधर DmG cos थीटा, ये अलोंग द इंक्लाइन फोर्स आ रहा है DmG cos थीटा। तो ये हर एक पर DmG cos थीटा। तो सोचो ना इसका वर्टिकल नेट कहां की तरफ मूव करेगा सिस्टम, नीचे। तो नेट फोर्स कितना बन रहा है नीचे की तरफ, इसके कंपोनेंट लोगे ना आप थीटा के अकॉर्डिंगली, ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल बनेगा आपके पास थीटा। तो कंपोनेंट क्या बनेगा, कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, बस। तो नेट फोर्स क्या बन गया, नेट फोर्स बन गया mg, तो एक तरह से एफ नेट क्या बना, mg cos स्क्वायर थीटा नीचे की तरफ, डिवाइड बाय मास। ठीक है बेटा, SS/DD4 ले लें। चलो, क्या हो गया डी में, एट द मोमेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ रिंग इज 0। बेटा एक्सेलरेशन ऑफ रिंग तो कांस्टेंट ही चल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग तो कांस्टेंट ही चल रहा है बेटा। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं आएगा। अब देखो जरा, देखो समझना, एक मिनट रुको। देखो डी को भी आप कैसे करेंगे, एक मैं बता रहा हूँ, डी के लिए बता रहा हूँ एनालिसिस। देखो डी के अंदर क्या होगा, पार्ट डी को चेक करने के लिए आपने देखो रिंग को यहां से छोड़ा था, आपने रिंग को यहां से छोड़ा था, तो बेटा एक्सेलरेशन तो उस मूवमेंट पर आपके पास स्पीड 0 हुई है। ठीक है, ये देखो जरा समझते हैं, एक मिनट रुको, देखो समझाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये आपके पास कोण, अच्छा ये कोण दे रखा है आपको, ये इस पर हमने कहीं से रिंग रिलीज करी। तो इनिशियली रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में, रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में, तो L0 = 2 पाई a चल रहा है। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होने लगी, एक्सपेंड। अब ये क्या होने लगी, एक्सपेंड होती होती नीचे आई, एक्सपेंड होती जा रही है और ये नीचे की तरफ आती जा रही है। अच्छा, किसी जनरल इंस्टेंट पे देखो क्या होगा, जैसे ही एक्सपेंड होगी तो इसके अंदर टेंशन भी आनी शुरू होगी, इसमें टेंशन आनी भी शुरू होगी। स्प्रिंग फोर्स आएगा एक अलोंग दी स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स आएगा एक अलोंग दी स्ट्रिंग। तो अगर हम इसके अंदर फोर्सेस ड्रॉ करें एट द मोमेंट मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर, डी आंसर में थोड़ा दिया है। हाँ ठीक है ना बेटा, अब समझना, एक मिनट देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये वाला क्वेश्चन पता है कौन सा है, इसको इससे लिंक करो आप, इस क्वेश्चन को इससे लिंक करें आप। ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक, और इस पर आप फोर्स लगाते हैं, इस पर आप लगाते हैं कोई फोर्स F।
विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये दे रखी नेचुरल लेंथ में। मैं पूछता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैं पूछता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? यहां पर इस पॉइंट पर स्पीड 0 है। ठीक है, और अगर मैं यहां कहीं पर देखता हूं, यहां किसी पॉइंट पर, यहां कहीं पॉइंट पर इसके ऊपर फोर्स 0 होगा। समझ रहे हैं? तो पता है क्या हो रहा है? देखो, इसके ऊपर एफ नेट इधर था, तो यहां से यहां तो एफ नेट जो चल रहा था, एफ नेट नीचे की तरफ चल रहा था। इस पॉइंट पर आपका एफ नेट क्या हुआ? 0 हुआ। पर ये फाइनली पहुंच कहां तक रही है? ये पहुंच रही है आपकी रिंग यहां तक। ये फाइनल स्टेज है इसकी। तो जब तक यहां पहुंचेगी, तब तक इस दौरान इस वाले पोर्शन में एफ नेट कहां चल रहा है? इस वाले पोर्शन में एफ नेट ऊपर चल रहा है। तभी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तभी तो उसकी स्पीड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ध्यान आ रहा है लॉजिक? बेटा कह नहीं सकते। आई याद? बात याद आ गई? तो इस वाले पॉइंट तक तो क्या हो रहा है? देखो, यहां से यहां तक तो, यहां से यहां तक तो स्पीड बढ़ती है, और फिर यहां से यहां तक स्पीड घटती है। तो बस ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। वो डीएमजी कॉस स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट फोर्स है नीचे की तरफ, बट स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स आता जा रहा है। वो भी कैसे आएगा? इमेजिन करके देखो ऐसे। तो उसके कंपोनेंट कहाँ आएंगे? ऊपर की तरफ। कहाँ आएंगे उसके कंपोनेंट? ऊपर की तरफ। बिल्कुल, ये अच्छी अच्छी चीज पूछी है किसी ने, थैंक यू। अच्छा हुआ डी ऑप्शन पूछा, रेलिवेंट है काफी। बेटा आदित्य, बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए। अरे बेटा, टेंशन ऊपर नहीं आएगी स्प्रिंग फोर्स के जब कंपोनेंट्स लोगे। स्प्रिंग फोर्स के जब कंपोनेंट्स लेंगे बेटा, नहीं रुको रुको रुको, हाँ बिल्कुल, नहीं रुको रुको, एक मिनट रुको, इसको और थोड़ा क्लियरली सोचते हैं। एक मिनट रुको भाई। एफबीडी के अंदर अब क्या क्या दिखाएंगे हम? स्प्रिंग फोर्सेस जो लगेंगे, ये देखो। नहीं ठीक है ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर नहीं आएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा और प्रॉपरली बनाता हूँ, हाँ। थोड़ा सा नॉर्मल बढ़ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल बढ़ेगा। वो नॉर्मल बढ़ेगा, हाँ। स्प्रिंग कंपोनेंट नहीं आएगा, नॉर्मल बढ़ेगा बिल्कुल। ये जो डी एन होगा ना आपके पास, ये देखो, ये डी एन, ये बढ़ेगा। क्योंकि अब जो डीएन है, तो ये डीएन जो है, देखो ये भाई, देखो टेंशन, स्प्रिंग फोर्स जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे, स्प्रिंग फोर्स इस तरह से आएंगे। तो अब की बार हम क्या करेंगे? बेसिकली डीएन के कंपोनेंट्स सोच करके देखो। तो एक तो इसके अंदर क्या आ गया आपके पास? अब ये स्प्रिंग वाला कंपोनेंट भी तो आ गया। ये स्प्रिंग फोर्स का नेट इधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। समझे? स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में ये बिल्कुल टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर एफ एस पी जो था वो 0 था। टी इक्वल टू 0 पर एफ एस पी 0 था। क्लियर? ठीक है। पर जैसे जैसे ये बढ़ने लगेगा, तो स्प्रिंग का क्या आएगा? फोर्स डेवलप होने लगेगा। तो नॉर्मल के कंपोनेंट को आकर के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बेटा बैलेंस कर लेगा तो फिर तो नीचे कैसे जाएगी? अगर बैलेंस हो रहा होगा तो नीचे कैसे जाएगी? तो पहले तो क्या हो रहा है? एम जी ज्यादा है, फिर नॉर्मल बढ़ने लगा, नॉर्मल बढ़ने लगा, तो क्या हो रहा है? ऊपर का कंपोनेंट बढ़ने लगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के में नहीं बेटा, ये नॉर्मल ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, और वो ऊपर का एक्सेलरेशन देगा। आप नहीं, आफ्टर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो, आफ्टर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये वापस से नेट फोर्स का है ऊपर की तरफ होगा ना बेटा। ठीक है,
ये तो इक्विलिब्रियम का डायग्राम हो गया। ये ब्लू पॉइंट एक्चुअली ये ब्लू इक्विलिब्रियम है, ये ब्लू वाली चीज है इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में नॉर्मल कंपोनेंट क्या करेगा, इसके बाद में नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, हाँ ये सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक हो जाएगा, बिल्कुल ये एक तरह का पीरियोडिक में बदल जाएगा। इसके बाद नॉर्मल कंपोनेंट क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा बस। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा था बट mg से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब नेट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। चलो भी नेक्स्ट बोले फटाफट। फिफ्थ, फिफ्थ में देखो समझो बेटा, फिफ्थ में समझें, पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकल मूव्स बाय, ये v दे दिया आपको, तो ये पोटेंशियल दे दिया u। तो पोटेंशियल आ गया, तो आपने इसका ए वाई निकाल लिया एंड इसका ए एक्स निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। एट टाइम टी पार्टिकल क्रॉसेस वाई एक्सिस, तो पार्टिकल क्रॉसेस वाई एक्सिस, द पार्टिकल एट रेस्ट एट 6,4। तो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है आपका, पार्टिकल रखा हुआ है ये 6,4 पे। तो क्रॉस कब करेगा, ये क्रॉस करने का मतलब हुआ कि डेल्टा एक्स कितना हो जाए आपके पास, डेल्टा एक्स हो जाए -6। ठीक है, ए एक्स कॉन्स्टेंट चल रहा है, ए एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। यहां से टाइम निकला, तो अलोंग वाई डायरेक्शन जो डेल्टा वाई आया, तो डेल्टा एक्स तो -6 होगा उस दौरान, एंड इस दौरान डेल्टा वाई कितना बन गया। तो पार्टिकल कहाँ क्रॉस कर रहा है, पार्टिकल क्रॉस कर रहा है डेल्टा वाई -8। तो क्रॉसिंग पॉइंट जो बनेगा, तो इस पॉइंट पर ये क्रॉस करेगा, विल क्रॉस फ्रॉम y इक्वल टू -4 से। जितनी देर में -6 यहां चलेगा उतनी देर में इसका डेल्टा y जो है वो -8 हो गया। तो ये यहां कहीं से क्रॉस कर रहा है y इक्वल टू -4 से, और x बराबर क्या चल रहा है, तो ये पॉइंट आ गया 0, -4। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या निकाल लें, इसकी एनर्जी। इन दोनों पॉइंट्स पे इसको v की जगह u भी लिख सकते हो आप, इसकी क्या निकाल लें हम, एनर्जी निकाल लें। कौन सी, u एनर्जी, u एट पॉइंट ए एंड लेट दिस बी पॉइंट बी, तो ये आ गई u एट पॉइंट बी। तो ये आप चेक कर लें, और एनर्जी क्या कर दें इसकी, मैकेनिकल एनर्जी क्या कर दें, कंजर्व कर दें, यूए और ईबी आ जाएगा, एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो वहां से निकल जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बोले, अप टू 10, 6 to 10, एक्स इक्वल 0 पर वाई थोड़ी ना 4 हुआ, अरे एटा 1 मिनट यार, क्यों, अरे डिस्प्लेसमेंट क्रॉस कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है वो, क्रॉसेस वाई एक्सिस, क्रॉसेस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है वो, जब एक्स 0 हुआ बेटा। तो एक्स तो 0 हो गया उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर वाई निकाल लेंगे हम, बस। ठीक है, चलो 6 to 10, 9th कोई पूछ रहा है, 9th कौन सा है भाई, ये रहा 9th। 9th तो इजी लिख रहा है, 1 मिनट रुको जरा। Small charged ball of mass m and charge q is suspended from the height point of a ring of radius r by means of insulating cord of negligible mass and line in a vertical. On the ring there is a uniform distribution charge. ठीक है, ये एक रिंग दे दिया आपको, इस पर प्लस क्यू दे दिया। ठीक है, इंसुलेटिंग कॉर्ड ऑफ द रिंग इज मेड ऑफ, ठीक है, ये इसका एक्सेस आ गया। अब वो कह रहा है कि एक रिंग आपने ऐसे लटका रखी है, एक रिंग आपने ऐसे लटका, ये चार्ज आपने ऐसे लटका रखा है, कोई क्यू चार्ज। तो कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है आपको, इसकी एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है आपको। लेंथ एल, मतलब फाइंड एल कर ले, एक ही बात है, तो वो तो क्या बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, बस। तो इधर लगेगा एम जी, यहां लगेगा क्यू ई,
और ये आ गया टेंशन T। बस बॉल का मास दे रखा है इसमें M। दैट्स इट, खत्म। बेटा समझा, जब सेंटर पर होगा तो स्ट्रिंग तो स्लैक होगी। बेटा सेंटर पर स्ट्रिंग स्लैक होगी, लेकिन mg फोर्स तो आ जाएगा ना। इसमें सिर्फ क्यू ही नहीं है, इसमें mg का भी इन्वॉल्वमेंट है प्रिंस तोलिया। इसमें mg का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। वो तो तब होता जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता, बट यहाँ पर mg भी तो इन्वॉल्व है, क्योंकि मास m दिया है इन्होंने। ठीक है। अरे बेटा अगर सेंटर पर आओगे तो सेंटर पर तो एक मिनट समझ नहीं, लेंथ एल सो एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज ऑन द सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, एक मिनट रुक जा। ठीक है, लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से, इस लैंग्वेज के हिसाब से हम ये मान लें कि x नॉट इक्वल टू 0 वाला केस ले रहे हैं तो बस। समझ गया हमें। उस केस में आपका जो आंसर बनता, उस केस में अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं स्पेशल केस, तो उस केस में आपके पास जो एल बनता, हाँ बिल्कुल, तो उस केस में जो एल बनता वो इक्वल टू आर आता, टी बराबर एम जी आता, और क्यू ई की वैल्यू क्या होती, 0 होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता ना, बिल्कुल एमसीक्यू होता, तो ये दोनों ठीक है। बिल्कुल, अगर ये एमसीक्यू होता तो दोनों सही है, बोथ करेक्ट। बिल्कुल बोथ करेक्ट। बेटा ऐसा सवाल यहाँ आके पूछोगे, ये वैल्यू डाली है ना बेटा, और क्या करा है। क्यू ई, ई की वैल्यू लिखी है ना, ये वाली, ये ई की वैल्यू है। ई बराबर क्या आता है, के क्यू एक्स अपॉन एल क्यू। बेटा ई की वैल्यू लिखी है। ऐसा सवाल पूछोगे कि अब तुम की ये इक्वेशन कैसे आई, फिर डीपीओ करने का फायदा ढूंढना है कोई। चलो नेक्स्ट। एस एस डी डी 4 आ गया शायद, ये कौन सा है। अच्छा दिया ही नहीं था क्या स्क्रीनशॉट, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, अपने आप ही लेते जाओ आप तो, कोई बात नहीं। हाँ भी नेक्स्ट बोले। 8 में ऑपरेशंस, क्या नहीं समझ में आया बेटा, 8th में ऑपरेशंस क्या कह रहा है अभी 8th। अबे कौन सा फंक्शन सही है, करेक्ट फंक्शन बताना है। करेक्ट फंक्शन पॉसिबल डायमेंशनली। कहने का मतलब, कहने का मतलब कि आप उन्हीं को तो ऐड करोगे पॉसिबल। कहने का मतलब कि आप मास प्लस मास कर सकते हैं, आप मास प्लस मास कर सकते हैं, मास प्लस टाइम थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ, मास प्लस टाइम थोड़ा ना कर सकते हैं, ये गलत है। लेकिन मास इनटू टाइम कर सकते हैं बेटा। यार ये डायमेंशन के कॉन्सेप्ट होना समझोगे अब कोई। चलो बेटा, प्योर रोलिंग के साथ ही कर सकते हैं श्रेया उसको हम, प्योर रोलिंग के बाद ही कर सकते हैं। चलो भी डीपीपी खत्म करें, 833, 833 खत्म करें। ठीक है, 10th का बी। ठीक है, देखें भी 10th का बी कोई कह रहा है, देख लो कोई बात नहीं। क्यूबिकल सबमर्ज लेंथ हाइट एच। ठीक है, इफ थर्म टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ ब्लॉक्स एंड कंटेनर लिक्विड, तो क्या होगा भाई, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, रो ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, रो ऑफ लिक्विड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर रो ऑफ लिक्विड कम करेंगे आप, रो ऑफ लिक्विड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर रो ऑफ लिक्विड कम करेंगे आप, रो ऑफ लिक्विड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर रो ऑफ लिक्विड कम करेंगे आप, रो ऑफ लिक्विड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर रो ऑफ लिक्विड कम करेंगे आप,
जो शीट के सवाल है। ठीक है, तो रो ऑफ लिक्विड अगर कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको कहाँ जाना पड़ेगा, और अंदर जाना पड़ेगा ना भाई। इक्वेशन क्या आएगी, एम जी बराबर रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू जी। अरे बेटा समझो, अरे यार यही तो गलती करते हो, तो वी इंक्रीज्ड, पर बेटा ये एफ बी डैश बन गया। अरे बॉइंट फोर्स की वैल्यू थोड़ा ना कम हुई है, बॉइंट फोर्स अभी किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। बॉइंट फोर्स अभी किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। तो ए बढ़ जाएगा, बस बैलेंस करने के लिए ए बढ़ जाएगा आपके पास, तो ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा। बॉइंट फोर्स तो अभी भी एमजी को बैलेंस कर रहा है ना, बस। बस बेटा और नहीं, एक्सरसाइज ये शीट का ही सवाल है, कोई बता रहा है। एक बहुत है, बाकी सोच लो, ये आपको चाहिए तो सॉल्यूशन दिखा सकता हूं मैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, एक एक के अंदर लॉजिक समझ में आ गया भाई। चाहे वो एफ बी हो या एफ बी डैश हो, अगर एम जी के बराबर है तो नेट बॉइंट फोर्स में होना चेंज आया, फिर तो एफ बी और एफ बी डैश क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। अगर वो बैलेंस है तो इन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये है इसका लॉजिक। ठीक है, चलो आ जाओ डीपीपी 34 पर आ जाओ, सी के लिए पढ़ लेना इसको। चलो हाँ भी 34 पर आ जाएं, और अगर सॉल्यूशंस आ गए हैं तो फिर तो मैं उनको तो उठाऊंगा ही नहीं, अब मैं अब देखता हूँ अगली बार के लिए। हाँ भी 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 34 सेकेंड। अरे बेटा सेकंड का ये वाला लॉजिक है, ये जी एट डेप्थ, ए जी नीचे और ए जी ऊपर, एच हाइट ऊपर और डी हाइट नीचे, दोनों वैल्यूज क्या आ जाए, ए जी। अब चेक कर लेना, ये आता है ना, एक तरफ आता है 1 - d/r और एक आता है 1 - 2h/r, बस इन दोनों कंपेयर कर ले भाई, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर ले। SS DD1, DPP कौन सी है, 854। चलो 4 के ए और बी का एक स्पेसिफिक नाम बताया था, वो क्या था, एक मिनट बेटा आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ। बेटा पेरिलियन और एपिलियन, कैसी बातें करते हो? बेटा नोट्स कॉपी खोल के देख ले, मुझसे पूछ रहे हो बेकार की बातें। एपोर जी, पेरी जी, ये मुझसे पूछोगे क्या अब आप? हाँ फिफ्थ बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है, फिफ्थ में ये फॉर्मूला डायरेक्ट, da/dt L/2m होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। यार ऐसे कोई डीपीपी थोड़ा डिस्कस, ये डीपीपी का पर्पस थोड़ा कोई सॉल्व होता है। SS DD2 तो अच्छे बच्चों के लिए है, जो थोड़ी भी वीक है, एवरेज बच्चा भी है। अगर एवरेज भी हो तो बेटा अपने पहले कोर्स पे फोकस कर लो। हाँ 6 to 10 बोले, 6 to 10 फटाफट, 6 to 10, नाइन्थ कोई कह रहा है, तो बेटा कैलकुलेशन तो आएगी उसमें, क्या दिक्कत है, सिक्स में आएगी, वो तो ऑब्वियस है। नाइन्थ, तो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा होती है हर चीज की। पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको, नाइन्थ, नाइन्थ में क्या हो रहा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, डिस्टेंस इन टू से, अरे कुछ भी पूछोगे क्या, वेलोसिटी निकाल ले भाई, और स्पीड, ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम। गलत बात। टेंथ पर बात करते हैं, देखो जरा। टेंथ सोच सकते हैं, देखो पार्टिकल P को आपने प्रोजेक्ट करा 37 को हॉरिजॉन्टल एज शोन, एट द सेम इंस्टेंट Q स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव्स यूनिफॉर्मली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। ठीक है, पाथ ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू Q इज अ स्ट्रेट लाइन। तो समझो ना यार कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है। सिक्स क्वेश्चन में क्या है भाई डाउट, मैं नहीं बता रहा सिक्स सॉल्यूशन, सिक्स पूरा
सॉल्व करना पड़ेगा, वो कर लेना सॉल्व। बेसिक ग्रेविटेशन का सवाल है, 6 लॉन्च करा है, और क्या है। ये देखो जरा भाई, अगर आप ध्यान दो तो पी पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी इज जी माइनस जे कैप। एंड एक्सेलरेशन ऑफ क्यू अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इज ए आई कैप। चलो अब देखो जरा, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू अगर आप सोचो, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अब याद करो पाथ। तो पाथ जो होते हैं, अगर आपका यू वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है तो पाथ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर यू वेक्टर एंड ए वेक्टर जो बनेंगे उनमें एंगल होता है तो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। ये वैलिड है कब, इफ ए इज कांस्टेंट, इफ ए इज कांस्टेंट। बस, तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू बात कर रहे हैं, बस हम ये फर्क है। तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू जब आप देखेंगे तो ये यू रिलेटिव और ये ए रिलेटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी मस्ट बी अपोजिट टू पी। अच्छा, जरूरी नहीं अपोजिट हो, ये ए रिलेटिव जो है ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। बट इस केस में आप देखो, इस केस में आप देखो तो ये ऑलरेडी जो एक्सेलरेशन बन रहा है एपी क्यू, तो एपी नीचे चल रहा है, ए क्यू राइट चल रहा है, तो ए क्यू ऑप्शन है कि ये कहां हो जाए, अपोजिट हो जाए। अलोंग तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, अभी अलोंग तो हो नहीं पाएगा। भी क्यू की स्पीड 0 है, यू क्यू 0 दे रखा है आपको, तो ये वीपी क्यू तो यू बन रही है, ये बन रही है वीपी क्यू। वीपी क्यू इधर है, तो एपी क्यू किधर बनेगा, एपी क्यू कहां बनेगा, पीछे ही बनेगा ना, ये बनेगा एपी क्यू वेक्टर। बस, ठीक है। चलो 8th का डी, बेटा क्या बताऊं, क्या समझाऊं इसमें। बेसिक है सवाल, ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, ओपन ऑर्गन पाइप की फिफ्थ ओवरटोन। क्या नहीं आया आपको इसमें, समझाओ तो मेरे को, क्या नहीं आता, ओवरटोन ड्रॉ करनी आती नहीं आती। हेलो, तो बेटा ओवरटोन तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब। हाँ, पढ़कर आओ इतना तो बेसिक। चलो भी नेक्स्ट, 11 से 15। मुझे तो पता ही है वो सवाल इजी है, इजी सवाल तो मैं बताते ही नहीं हूँ डीपीपी का, शीट का भले ही बता देता हूँ, डीपीपी का नहीं बताता। हाँ, 10th का स्क्रीनशॉट ले लें, SSDD2 शीट का इजी बता देता हूँ मैं, जो रेगुलर चल रहा है उसका बता देता हूँ मैं, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज में डिस्कस करती है ना। चलो 11 से 15, कौन सा बोला, 12 नंबर। बेटा क्या 11 नंबर पूछ रहे हो, ये तो बेसिक है। ए जी का ग्राफ है, ए जी का ग्राफ विद डिस्टेंस आर, यही तो ग्राफ बनता है। ये वही वाला सवाल तो बन गया, विद डिस्टेंस शो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया फिर से। ये अंदर वाला और बाहर वाले पॉइंट पर क्या हो जाए, एक्सेलरेशन सेम हो जाए, ये वो क्वेश्चन है बस। चलो SSDD3 14th का कॉन्सेप्ट कोई कह रहा है, तो देखते हैं 14th में क्या है लॉजिक। हाँ 14 बिल्कुल, 14 लॉजिकल है, ठीक है 14th लॉजिकल है बिल्कुल। बेटा वो सॉल्यूशन आपके हेल्प के लिए है वैभव, ताकि मेरा दिमाग ज्यादा नहीं खाओ। चलो देखो 14 का लॉजिक समझो, देखो 14 में क्या हो रहा है, emit sounds of frequency 80 hertz, source S1 starts emitting sound after the start of S2। अब समझो देखो भाई, ऑलरेडी आपका जो S1 है वो पास है, ठीक है, S1 जो है ये पास में है और S2 जो है ये फार। तो S2 का साउंड क्या पहुंचता, लेट पहुंचता, S2 का साउंड क्या पहुंचता, लेट पहुंचता। तो उस लेट पहुंचने के कारण, उस लेट पहुंचने के कारण एक पार्ट डिफरेंस आता।
वो पाथ डिफरेंस जो आता है किस फॉर्म में आता है भाई? पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पाथ डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस क्या बनता है? फेज डिफरेंस बनता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स विच इज के डेल्टा एक्स। बट अब इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने क्या बोला कि S1 स्टार्ट साउंड 1/960 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ S2। तो S1 से पहले निकल रहा है। S1 क्या कर रहा है? अब S1 क्या कर रहा है? एमिट्स फर्स्ट, एमिट्स बिफोर, ये पहले साउंड छोड़ रहा है। तो एक बात बताओ ना, ये क्या करेगा? उस फेज डिफरेंस को कंपनसेट करेगा कि उसमें ऐड करेगा? ये उस फेज डिफरेंस को कंपनसेट करेगा या उसमें ऐड कर देगा? अरे वो जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसको क्या, लो मान लो ये, हाँ S1 ने लेट एमिट किया ना बेटा, तो एक तो सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, इफ S2 फार भी होता, एंड एंड क्या करता? एंड एमिट करता बाद में, एंड एमिट्स आफ्टर। तो एक तो दूर है और बाद में भी छोड़ रहा है, और बाद में भी साउंड को छोड़ रहा है, तो क्या होता? वो फेस डिफरेंस बढ़ता जाता। एक तो वैसे ही दूर से आ रहा है और लेट और छोड़ रहा है, तो फेस डिफरेंस बढ़ता। तो इस केस में फेस डिफरेंस क्या हुआ आपका? डिक्रीज हो गया, बिल्कुल। तो इस केस में यहां माइनस आ गया, बस ये सोचना है और कुछ नहीं। बस इस केस में यहां माइनस आ गया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बोले भाई। 16 से 20, 16 से 20, 16 से 20, 15 नंबर। ये यार, ये 15 कोई पूछने का सवाल होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है ना। वी एस्केप कितनी कर दो? स्पीड ऑफ लाइट, ताकि लाइट भी एस्केप ना करे। अरे यार ये क्यों, प्लीज यार, मतलब परेशान नहीं करो, देखो टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। 16 से 20 में 17 नंबर। बेटा 17 नंबर नॉर्मल निकालना होता है। स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है? स्केल रीडिंग का मतलब होता है नॉर्मल एंड अपेरेंट। देख ले भैया सॉल्यूशन, मेरी हिम्मत नहीं है। एनएलएम का बेसिक सवाल है ये, बेसिक एनएलएम। मेरी हिम्मत नहीं बताने की। चलो, और कोई 20 तक? अप टू 20, 20 है ही, 19 तक ही है। ठीक है अभी खत्म, डन। अब ये बाद में करेंगे, ये लेटर। तो रेगुलर क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। रेगुलर क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास कैपेसिटर एंड मैग्नेटिज्म काम करके रखें, मैग्नेटिज्म कंप्लीट रखें, जो भी काम अब तक दिया है मैग्नेटिज्म ने, जो भी अब तक दिया है टिल नाउ। तो रेगुलर क्लास में कैपेसिटर डिस्कस करता हूँ। मेरे ख्याल से 5 क्लास लगेंगे, तो रेगुलर के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे कैपेसिटर को। ठीक है, लेट्स सी। हाँ बेटा, इसी आईडी पे क्लास चलेगी। चलो बेटा काम खत्म करें। मैग्नेटिज्म डिस्कस होगा रेगुलर क्लास में, पहले मैग्नेटिज्म डिस्कस होगा भाई, क्योंकि मैग्नेटिज्म अब चल रहा है। नाउ मैग्नेटिज्म इन क्लास, ठीक है बेटा। मेरा काम जो होता है आपको उसी दिन करना होता है, बस डिस्कशन से पहले नहीं करना होता, काम उसी दिन करना होता है। वो भी करेंगे बेटा। चलो बेटा, डीपीपी सॉल्यूशन आपको वहां दिखे है ना, मैं बात करूंगा रेगुलर क्लास में, बात करूंगा आज नहीं। आज के लिए काफी है। बाय बाय।